बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में यूनिट नंबर 6 है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। These are the learning objectives of this unit. After completion of this unit, students, you will be able to: number 1, define inferential statistics and its areas. Number 2, tell the importance of inferential statistics in educational research. Number 3, explain the steps of hypothesis testing and its logic. Number 4, define type 1 and type 2 errors. Number 5, find situation and independent sample t-test is used. And number 6, identify situation a paired sample t-test is used. Students, these are the learning objectives of this unit. Now we are going to start from the first topic. Yes students, आपको पता है कि ये आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने मीन, मॉड, मीडियन को ख़ास तौर पे पढ़ा था। और इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ज्योमेट्रिक मीन भी हम कैलकुलेट करते हैं और हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह ये भी आप पढ़ चुके हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आपने रेंज निकालना सीखा, वेरिएंस निकालना सीखा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा। इसके साथ साथ इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है इसका स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। मैनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प रिसर्चर्स मेक सेंस ऑफ द डेटा दे हैव कलेक्टेड। देखिए, बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं डेवलप हो चुकी हैं जो कि रिसर्चर्स को हेल्प आउट करती हैं कि वो जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया होता है उसके ऊपर कौन सी टेक्निक जो है वो अप्लाई करके उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। सो दीज टेक्निक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये जो टेक्निक्स होती हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स, और दूसरी है इन्फ्रेंशियल टेक्निक्स, यानी आप इसको स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव को आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये डिस्क्राइब करती है डेटा को। और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इट अनकवर पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स इन द डेटा सेट, make judgment about data or apply information about a smaller data set to a larger group. So इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हैं कि पैटर्न्स को अनकवर करते हैं या डाटा सेट्स के अंदर रिलेशनशिप्स को देखते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स में। फिर यह कि आप डेटा के बारे में जजमेंट्स देते हैं, या आप क्या करते हैं कि आप स्मॉलर डाटा लेके उसका जो रिज़ल्ट आते हैं उस इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई करते हो लार्जर ग्रुप के ऊपर। तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है ये काम आप करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डिफरेंट जो है आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं
तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल और ऑर्डिनल वेरिएबल होंगे तो इसमें आप देखें कि अगर वन ग्रुप है आपके पास, इफ़ यू हैव वन ग्रुप, तो वन ग्रुप के लिए जो है वो आप वन सैम्पल टी टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो नॉन पैरामीट्रिक में क्या होगा, आप साइन टेस्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास टू ग्रुप्स हों तो टू ग्रुप्स में आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट यानी टी टेस्ट लगाते हो, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट होता है, इसको टू सैम्पल टी टेस्ट भी कहते हैं। और पेयर्ड, टू ग्रुप्स में पेयर्ड सैम्पल जो है वो भी आप यूज़ करते हैं, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट, जिसको आप पेयर टी टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें जो नॉन पैरामीट्रिक हैं टेस्ट हैं वो आप देखें स्टूडेंट्स, विल्कॉक्सन रैंक सम और मैन विटनी टेस्ट, ये नॉन पैरामीट्रिक में आते हैं। इसी तरह नॉन पैरामीट्रिक में साइन टेस्ट है और विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, तो ये हम इसमें करते हैं। इसके साथ साथ अगर दो ग्रुप से ज़्यादा होंगे तो फिर हम जो है इसमें हम देखते हैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जो है उसमें वन वे एनोवा लगाते हैं और नॉन पैरामीट्रिक में क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट लगाते हैं। इस तरह अगर रिलेटेड हो, दोनों ग्रुप्स जो है वो रिलेटेड हों, तो फिर हम रिपीटेड मेजर्स एनोवा लगाते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक में अगर हो तो ये हम कौन सा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फ्राइडमैन और टू वे एनोवा हम यूज़ करते हैं। इस तरह ये आपको समझ आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आप देखें कि अगर आपके पास ऑर्डिनल डाटा है तो ऑर्डिनल डाटा के को हम देखते हैं इस तरह से कि हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस इसमें होता है और हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन होता है। अगर हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, सैम्पल सिलेक्शन इंडिपेंडेंट, ये हम यूज़ करते हैं। इसमें टू मेजर्स हैं या मोर देन टू मेजर्स हैं, तो अगर टू मेजर्स हों तो मैन विटनी टेस्ट यू टेस्ट लगाते हैं, और अगर ग्रेटर दैन टू मेजर्स हों तो क्रुस्कल वालिस एज टेस्ट लगाते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर अगर सैम्पल सिलेक्शन डिपेंडेंट है तो उसमें टू मेजर्स हैं तो उसके लिए हम विल्कॉक्सन टी टेस्ट लगाते हैं, और ग्रेटर दैन टू मेजर्स हों तो हम फ्राइडमैन एनोवा बाय रैंक्स लगाते हैं। और यहाँ पे जब आप देखें कि हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन है, जब आपने एसोसिएशन देखनी है दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो हम स्पीयरमैन आर जो है वो टेस्ट लगाते हैं ताकि जो एसोसिएशन है वो हम वेरिएबल्स के दरमियान देख सकें। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एरियाज ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। सो दिस इज वेयर अ रिसर्चर कैन यूज सैम्पल डेटा टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस। यहाँ पे कि रिसर्चर क्या करता है, वो सैम्पल डाटा को यूज़ करता है जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने के लिए। फिर यह कि एस्टिमेटिंग पैरामीटर जी, एस्टिमेटिंग पैरामीटर क्या है, दिस मीन्स टेकिंग आवर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द सैम्पल डाटा means the sample mean and saying something about population parameter, that is for example the population mean। ठीक है, यानी इसमें है कि सैम्पल डेटा से जो सैम्पल मीन आप निकालते हो उसकी मदद से आप जो है कोई एस्टिमेट करते हो, ठीक है। और जो भी आप बताते हो पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, यू आर सेइंग समथिंग, सो फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन मीन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम बात करेंगे। एरियाज ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम बात करेंगे कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील्स विद टू और मोर वेरिएबल्स। इफ इन एन एनालिसिस देयर आर टू वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड बाईवेरिएंट एनालिसिस, एंड इफ मोर वेरिएबल्स, सो इट इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अगर दो वेरिएबल्स होंगे, एनालिसिस में दो वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको कहेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस। और अगर ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पाँच, जितने भी, तो फिर हम जो है जो एनालिसिस होगा उसको हम कहेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है, अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर इन यूज, ऑल ऑफ विच डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वेरिएबल, that is nominal, ordinal, interval and ratio।
The type of statistical analysis is different for these variables, yet the main theme is the same, that we try to determine how one variable compare to another. तो ये चीज़ हम इसमें देखते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अब हम बात करेंगे लॉजिक ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, यहाँ पे इससे आपने अंडरस्टैंड करना है। सपोज अ रिसर्चर वांट्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश। फर्ज कर लीजिए कि एक रिसर्चर जो है वो चाहता है या चाहती है क्या मालूम करना कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है किस में, इंग्लिश सीखने में, वो देखना चाहती है। ठीक है, कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। इसके लिए रिसर्चर क्या करता है या करती है, ही और शी हाइपोथेसाइज दैट फीमेल स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश दैन द मेल स्टूडेंट्स। तो वो हाइपोथेसिस जो है रिसर्चर बनाता है कि जी फीमेल स्टूडेंट जो हैं वो मेल स्टूडेंट्स के मुकाबले में इंग्लिश सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब इसको हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट करना है। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस रिसर्चर रैंडमली सिलेक्ट्स 60 मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम अ 1000 मेल स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एंड 60 फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम अ 1000 फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब रिसर्चर जो है इसमें क्या करता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रैंडमली 60 मेल स्टूडेंट जो है वो 1000 मेल स्टूडेंट में से लेते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पढ़ रहे हैं, इनरोल हैं उसमें, और इसी तरह वो 60 फीमेल स्टूडेंट्स भी इसी तरह से लेता है, रैंडमली सेलेक्ट करता है फ्रॉम 1000 फीमेल स्टूडेंट्स। फिर वो क्या करता है कि स्टूडेंट्स आर गिवन एन एटीट्यूड स्केल टू फिल, स्टूडेंट्स को फिर एक एटीट्यूड स्केल दिया जाता है कि उसको फिल करें। नाउ द रिसर्चर हैज़ 2 डेटा सेट्स। अब रिसर्चर के पास 2 डेटा सेट्स आ गए। कौन कौन से? नंबर 1 द एटीट्यूड स्कोर्स ऑफ मेल ग्रुप एंड द एटीट्यूड स्कोर्स ऑफ फीमेल ग्रुप। तो जनाब 2 डेटा सेट्स आ जाएंगे, एक तो है द एटीट्यूड स्कोर्स ऑफ मेल ग्रुप और दूसरा है एटीट्यूड स्कोर्स ऑफ फीमेल ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, ये देखें यही बात जो है उसको इस तरह से बताया गया है। हम बात कर रहे हैं लॉजिक ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। तो ये जो एग्जांपल है इसमें देखिए कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ऑफ मेल इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट जो हैं वो क्या होगी, कैपिटल एन से इसको शो किया गया है पॉपुलेशन को, वो है 1000। इसी तरह अगर आप इस टाइप पे देखें तो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट जो है कैपिटल एन वो भी 1000 है। अब आप देखें इनमें से सैम्पल 1 जो है जो मेल स्टूडेंट्स का लिया गया है वो इस 1000 में से आउट ऑफ 1000 60 स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो आपने रैंडमली ले लिए, सेलेक्ट कर लिए। और इसी तरह सैम्पल 2 में आप देखिए तो आपने क्या किया कि आउट ऑफ 1000 60 फीमेल स्टूडेंट्स भी आपने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो सैम्पल 2 में भी n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू 60 और सैम्पल 1 में भी क्या है, स्मॉल n इज इक्वल टू 60। तो ये फिगर है बेसिकली ये शो कर रही है सिलेक्शन को, शो कर रही है कि सिलेक्शन ऑफ 2 सैम्पल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस। ये स्टूडेंट समझ आ गई यहाँ पे। आगे हम बात करें वोर्थ ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। वोर्थ होती है बेसिकली इम्पोर्टेंस। इसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है, इसकी जो है कदर कीमत क्या है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की। सो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स हैज़ वाइटल इंपॉर्टेंस इन रिसर्च। रिसर्च में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इट हेल्प्स अस टू लर्न फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड अलाउ अस टू गो बियॉन्ड इमीडिएट डेटा। ठीक है जी, तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली ये हमें बताती है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हम जो चीज़ें सीखते हैं वो बेसिकली उसके बाद हम जो है वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर मज़ीद स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं और इससे हमें जो इमीडिएटली जो हमारे पास जो डाटा से रिज़ल्ट आते हैं वो हम चेक कर सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्फर्स ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा। जो हम सैम्पल डाटा लेते हैं बेसिकली उसके ऊपर ही ये स्टैट अप्लाई होती है। सो इट हेल्प्स अस मेक जजमेंट
अबाउट प्रोबेबिलिटी इन ऑब्जर्वेशन। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमें बेसिकली हेल्प करती है कि हम जजमेंट करें, जज कर सकें, और जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्रोबेबिलिटी है उसमें वो हम बता सकें। इट इनेबल्स रिसर्चर्स टू इन्फर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में खासतौर पर रिसर्च करते हुए ये रिसर्चर को हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूजुअली इम्पॉसिबल फॉर अ रिसर्चर टू ऑब्जर्व ईच इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। अब ये ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हो जाता है रिसर्चर के लिए कि जो पॉपुलेशन वो ले रहा है अपनी रिसर्च में उसमें हर इंडिविजुअल को वो ऑब्जर्व करे। जाहिर है ये आमतौर पर ये इम्पॉसिबल है। सो फिर क्या होता है, रिसर्चर क्या करता है, ये करती है, he or she selects some individuals from population as a sample। तो पॉपुलेशन में से वो कुछ इंडिविजुअल्स को एज अ सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एंड कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम द सैंपल, वो सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं। देन फिर रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर यूजेस सैंपल डेटा टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट द पॉपुलेशन। फिर वो क्या करता है कि जो सैंपल डेटा है इसको यूज़ करते हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने के लिए बेसिकली ये पॉपुलेशन को यूज़ करता है। आफ्टर दैट ही यूजेस सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, फिर वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है वो यूज़ करता है। इट हेल्प्स रिसर्चर्स टू इन्फर प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जनाब ये इसमें रिसर्चर की जो है वो इससे मदद हो जाती है कि वो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो इन्फर करता है, जो कि किस बेस पे होता है, जो सैंपल लिया जाता है पॉपुलेशन में से, और जो सैंपल जो है वो एज फॉर डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जी मज़ीद इसमें हम बढ़ते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट यूजेस सैंपल डेटा टू इवेल्युएट अ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ये स्कॉलर्स आपके सामने, ठीक है, ग्रेविटर और वॉलनो ने 2002 में इन दोनों स्कॉलर्स ने ये बताया थी, इसकी डेफिनेशन दी थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। अ हाइपोथेसिस टेस्ट इज यूजुअली यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिसर्च स्टडी। बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है, हम जो है जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, जो इसकी बैकग्राउंड है, वो हम बेसिकली जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो इसमें हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। Depending on the type of research and the type of data, the details of the hypothesis test will change from one situation to another। अब ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ रिसर्च क्या है और डेटा किस तरह का है, उसकी क्या टाइप है। ठीक है, उसको देखते हुए हाइपोथेसिस जो है वो बनाए जाते हैं, फिर उसको टेस्ट किया जाता है। और ये रिसर्च, टाइप ऑफ डाटा में ये चीज़ जो है वो ये वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है, क्योंकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका वो है पार्ट है। इसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है जी स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। इसमें है कि पहले बड़ा अहम जो चीज़ है वो है कि हम हाइपोथेसिस को अब कोई बयान करते हैं, वो स्टेट द हाइपोथेसिस। The process of hypothesis testing begins by stating a hypothesis about the unknown population। जो hypothesis testing का जो अमल है ये शुरू होता है, इसका आगाज़ होता है कि आप एक जो मफरूज़ा है, hypothesis को उर्दू में मफरूज़ा कहते हैं, एक मफरूज़े से जो है आप ये शुरू करते हैं और आप अननोन पॉपुलेशन के बारे में कोई मफरूज़ा बयान करते हैं। यूजुअली अ रिसर्चर स्टेट्स टू अपोजिंग हाइपोथेसिस। आमतौर पे ये होता है कि रिसर्चर जो है दो तरह के हाइपोथेसिस जो हैं वो बयान करता है और वो एक दूसरे के अपोजिंग यानी मुखालिफ होते हैं। बोथ हाइपोथेसिस आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ठीक है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टू हाइपोथेसिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। जो अभी आपको बताया गया कि दो
रिसर्चर जो है टू अपोजिंग हाइपोथेसिस जो है वो स्टेट करता है, बयान करता है। उन दोनों में से जो पहला है जो बहुत अहम है वो है जी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द ट्रीटमेंट हैज़ नो इफेक्ट। नल हाइपोथेसिस में रिसर्चर ये बयान करता है कि जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है वो नहीं है। सही है। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल H नॉट। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर हाइपोथेसिस एंड नॉट डिनोट्स दैट दिस इज जीरो इफेक्ट। इसको हम जो है वो जीरो इफेक्ट कहते हैं। समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो पहला काम इसमें जो है वो क्या है? हाइपोथेसिस को स्टेट करना। और इसमें रिसर्चर आमतौर पे दो अपोजिंग हाइपोथेसिस जो है वो स्टेट करते हैं, बताते हैं, और ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, उस बुनियाद पे उन टर्म्स पे करते हैं। उसमें पहला जो है बड़ा अहम होता है और वो होता है नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस जो है ये बताता है कि ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट जो है वो नहीं है। इसका सिंबल आपको बता दिया। इसका सिंबल है H नॉट, जिसमें H जो है स्टैंड्स फॉर हाइपोथेसिस एंड नॉट मीन जीरो डिनोट्स दैट दिस इज जीरो इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं जी। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। द नल हाइपोथेसिस H नॉट स्टेट्स दैट इन द जनरल पॉपुलेशन देयर इज नो चेंज, नो डिफरेंस और नो रिलेशनशिप। तो जो नल हाइपोथेसिस है वो बताता है कि जो पॉपुलेशन है जी आपकी, उसमें कोई देयर इज़ नो चेंज, चेंज नहीं आई होगी, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एंड नो रिलेशनशिप, वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करें, इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी नल हाइपोथेसिस H नॉट प्रिडिक्ट्स दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि ट्रीटमेंट भी होती है, will have no effect on the dependent variable for the population। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आमतौर पे रिसर्चर जो है ये जब नल हाइपोथेसिस लिखते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि नल हाइपोथेसिस क्या प्रिडिक्ट करता है कि इस स्टडी में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो ट्रीटमेंट रिसर्चर दे रहा है, वो उसका इफ़ेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं है। पॉपुलेशन का जो के ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। तो ये हो गया नल हाइपोथेसिस। इसमें आगे हम बात करेंगे सेकंड जो हाइपोथेसिस है जो रिसर्चर बनाता है, जो कि यू कैन से सिंपली द ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, एंड इट इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी कहा जाता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है इसको डिनोट करते हैं रिसर्चर, इट इज डिनोटेड बाय H1। ठीक हो गया जी। तो दूसरा हाइपोथेसिस जो रिसर्चर स्टेट करता है, बयान करता है, वो नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होता है और इसको साइंटिफिक और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है H1 से। अब ये हाइपोथेसिस जो है ये क्या बताता है? दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द ट्रीटमेंट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें रिसर्चर जो है इस हाइपोथेसिस को जब यूज़ करते हैं तो ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे है। यानी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है H1 है, इट स्टेट्स दैट देयर इज अ चेंज, अ डिफरेंस और अ रिलेशनशिप फॉर द जनरल पॉपुलेशन। अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करें, इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इन एन एक्सपेरिमेंट H1 predicts that the independent variable means treatment will have an effect on the dependent variable। तो H1 जो हाइपोथेसिस है आपका अल्टरनेटिव, वो ये प्रिडिक्ट करता है, बयान करता है कि जी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो ट्रीटमेंट रिसर्चर दे रहा है उसका इफेक्ट है किसके ऊपर होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है जी। तो प्रोसेस जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, अब हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स। उसमें 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला है स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। तो पहली जो बात है वो क्या है? दी प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिगिंस बाय स्टेटिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द अननोन पॉपुलेशन। यूजुअली अ रिसर्चर स्टेट्स 2 अपोजिंग हाइपोथेसिस, ये हमने बात कर ली है।
and both hypotheses are stated in terms of population parameters. दूसरा स्टेप जो है जनाब वो है सेटिंग क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन, क्योंकि रिसर्चर ने डिसीजन लेना होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस की बुनियाद पे। तो रिसर्चर यूजेस द डेटा फ्रॉम सैंपल टू इवेल्युएट द अथॉरिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस। तो रिसर्चर क्या करता है कि सैंपल से जो डेटा है वो यूज़ करता है और इवेल्युएट करता है कि जनाब जो नल हाइपोथेसिस बनाए थे उनकी जो अथॉरिटी है वो चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट, द डेटा विल ईदर सपोर्ट और निगेट द नल हाइपोथेसिस। अब जो डेटा है सैंपल डेटा वो या तो उसको सपोर्ट करेगा नल हाइपोथेसिस को या निगेट कर देगा, ठीक है। टू फॉर्मुलाइज द डिसीजन प्रोसेस, a researcher will use null hypothesis to predict exactly what kind of sample should be obtained if the treatment has no effect. अब डिसीजन करने के लिए, डिसीजन प्रोसेस जो है उसको फॉर्मुलाइज करने के लिए रिसर्चर जो है वो नल हाइपोथेसिस यूज़ करेगा ताकि वो क्या कर सके, प्रिडिक्ट कर सके एग्जैक्टली कि सैंपल जो है वो व्हाट काइंड ऑफ सैंपल शुड बी ऑब्टेन्ड, कि किस तरह का सैंपल जो है वो हासिल किया जाए जिससे ये पता चले कि ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्चर विल एग्जामिन ऑल द पॉसिबल सैंपल मीन्स दैट कुड बी ऑब्टेन्ड इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो रिसर्चर क्या करेगा कि वो एग्जामिन करेगा तमाम हर तरह के पॉसिबल सैंपल मीन्स को कि जो ऑब्टेन करेगा कि अगर इफ़ द नल हाइपोथेसिस ट्रू, अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा, अगर वो ट्रू होगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 पे बढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, वो है जी कलेक्टिंग डेटा एंड कंप्यूटिंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स। द नेक्स्ट स्टेप इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू ऑब्टेन द सैंपल डेटा। उसके बाद क्या है, देन रॉ डेटा आर समराइज्ड with appropriate statistics such as mean, standard deviation। फिर हम क्या करेंगे, रॉ डाटा को समराइज करेंगे और उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स जो है, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई करेंगे, जैसा कि हम मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देन इट इज़ पॉसिबल, तभी रिसर्चर के लिए इट इज़ पॉसिबल फॉर द रिसर्चर टू कंपेयर द सैंपल मीन विद द नल हाइपोथेसिस। तभी ये रिसर्चर के लिए मुमकिन होगा कि वो कंपेयर करेगा सैंपल मीन को नल हाइपोथेसिस के साथ। तो लो जी, स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ, डाटा कलेक्शन होगी और जो है डाटा जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है के ज़रिए जो है उसको कंप्यूट कर लिया गया, उसको कंपेयर कर लिया गया। नाउ स्टेप नंबर 4, इसमें रिसर्चर ने डिसीजन देना होता है। सो मेक अ डिसीजन करना होता है। इन द फाइनल स्टेप the researcher decides in the light of analysis of data whether to accept or reject the null hypothesis। तो फाइनल स्टेप में रिसर्चर जो है ये डिसाइड करता है कि एनालिसिस ऑफ डेटा की रोशनी में डाटा को जब एनालिसिस करता है तो वो देखता है कि क्या वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा, ठीक है। दो ही सूरतें हो सकती हैं, या वो एक्सेप्ट करेगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा। सो इफ एनालिसिस ऑफ डेटा सपोर्ट्स द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, अगर जो एनालिसिस ऑफ द डेटा है वो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो क्या होगा, ही एक्सेप्ट्स इट। रिसर्चर जो है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेगा और इसी तरह से एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं करेगा एनालिसिस ऑफ डाटा, नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, दो सूरतें हो सकती हैं। आपने स्टूडेंट्स ये स्टेप्स जो हैं वो देख लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो अभी तक हमने बात की है स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, नंबर 1 क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। स्टेप नंबर 1 इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। स्टेप नंबर 2 इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। पहला क्या है कि आप रिसर्चर जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है वो हाइपोथेसिस बनाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है जिसमें वो नल हाइपोथेसिस
या जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो बनाता है। स्टेप नंबर 3 में क्या है, डिफाइनिंग पॉपुलेशन एंड सैंपल। फिर पॉपुलेशन और सैंपल को डिफाइन किया जाता है, पॉपुलेशन कौन सी होगी, उसमें से सैंपल कितना लिया जाएगा। स्टेप नंबर 4 क्या है, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे ताकि आप जो है वो डाटा को कलेक्ट कर सकें, जैसे कि क्वेश्चनर है या ऑब्जर्वेशन है, चेकलिस्ट बनाते हैं, वट एवर कोई भी आप हो सकता है। तो स्टेप नंबर 5 में क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा होगी। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, डाटा आपने कलेक्ट कर लिया रिसर्चर ने, उसके बाद क्या है कि एनालिसिस आपने करना है, तो स्टेप नंबर 6 में एनालिसिस ऑफ द डेटा होगा। स्टेप नंबर 7 में क्या होगा, जब आप डाटा को एनालाइज कर लेंगे उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर लेंगे, तो आप स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, जब रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट करेंगे तो यू विल मेक अ डिसीजन, यू विल बी रिसर्चर विल बी इन पोजीशन टू मेक अ डिसीजन, राइट। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर 2 फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, स्टेप नंबर 3 डिफाइनिंग पॉपुलेशन एंड सैंपल, स्टेप नंबर 4 सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेप नंबर 5 collection of data, step number 6 analysis of data, step number 7 interpret results और make a decision। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे जी एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है बेसिकली इट इज़ एन इन्फ्रेंशियल प्रोसेस। इट मीन्स दैट इट यूजेस लिमिटेड इंफॉर्मेशन obtained from the sample to reach general conclusions about the population। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये इन्फ्रेंशियल प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है ये यूज़ करता है, इसमें यूज़ होती है, जो कि कहाँ से हासिल होती है, obtained from the sample से हासिल होती है, टू रीच जनरल कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, ताकि आप पॉपुलेशन के बारे में एक जनरल कंक्लूजन बना सकें, जनरल कंक्लूजन तक पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट, एज सैंपल इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन से लिया जाता है और वो पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा है, इट्स अ स्मॉल सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, सो इट प्रोवाइड्स ओनली लिमिटेड और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द होल पॉपुलेशन। सैंपल क्योंकि पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा होता है, तो ये क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है, आपको लिमिटेड और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगा पूरी पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, मतलब जैसे अभी पिछली हमने एग्जांपल स्टडी की कि 1000 मेल स्टूडेंट्स में से आपने रैंडमली 60 मेल स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और 60 होंगे ना उनमें से माफ़ कीजिएगा। इसी तरह जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं 1000, उसमें से भी 60 स्टूडेंट जो है वो आपने सेलेक्ट करने हैं। तो पूरी पॉपुलेशन जो है आप देखें उसमें टोटल अगर पॉपुलेशन आप मान लीजिए कि ये 1000 + 1000 2000 है, तो टोटल आपने 60 + 60 120 लिए, तो ये ज़ाहिर है पूरी पॉपुलेशन के बारे में आप मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ये देती है, क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन में से सैंपल आपने लिया है वो स्मॉल सबसेट है इसका। नंबर 3 पॉइंट, येट हाइपोथेसिस टेस्ट यूजेज इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम सैंपल, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो सैंपल से ही ली जाती है, सो देयर इज़ ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग इनकरेक्ट कंक्लूजन। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान में रहे कि चांसेस हो सकते हैं कि रिसर्चर जो है वो इनकरेक्ट कंक्लूजन जो है वो बता सके, उस तक पहुँचे, यानी कंक्लूजन उसका ठीक नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसका मतलब है एरर आ सकती है। तो जनरली 2 काइंड्स ऑफ एरर्स कैन बी मेड। आमतौर पे 2 तरह की एरर्स जो हैं वो होती हैं या हो सकती हैं। पहली एरर जो है, एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम पढ़ रहे हैं, तो टाइप 1 एरर जो पहले हम बात करेंगे वो है टाइप 1 एरर्स। ये क्या होती है, आइए देखते हैं। अ टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 एरर में क्या होता है कि जब रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है ना, और असल में वो ट्रू होता है,
एक्चुअली दैट इज़ ट्रू, यानी उसको रिसर्चर को चाहिए कि वो रिजेक्ट ना करे बल्कि उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, लेकिन रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर देता है नल हाइपोथेसिस को, जो कि एक्चुअली वो ठीक होता है। तो ये होती है टाइप 1 एरर। सो इट मीन्स दैट द रिसर्चर कंक्लूड्स दैट द ट्रीटमेंट डज हैव एन इफेक्ट व्हेन इन फैक्ट द ट्रीटमेंट हैज़ नो इफेक्ट। इसका मतलब ये कि रिसर्चर ये कंक्लूड कर रहा है कि ट्रीटमेंट का असर हुआ है, जबकि असल में ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सही है। सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टाइप 1 एरर कैन बी वेरी सीरियस। इसके जो नताइज होते हैं, जो रिसर्चर कंक्लूजन निकालता है, वो बड़े सीरियस हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज द रिसर्चर हैज़ रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस, क्योंकि रिसर्चर जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंट है और उसने नल हाइपोथेसिस को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। एंड ही बिलीव दैट द ट्रीटमेंट हैड अ रियल इफेक्ट। अब उसे यकीन है, वो पूरे एतमाद है कि जनाब ट्रीटमेंट का जो है इफेक्ट जो है वो हुआ है। द रिसर्चर विल रिपोर्ट और पब्लिश फॉल्स रिजल्ट्स। रिसर्चर जो है वो फिर क्या करेगा कि जो रिजल्ट आएंगे ज़ाहिर है वही पब्लिश करेगा, वो होंगे फॉल्स रिजल्ट होंगे, वो फॉल्स रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर देगा। तो इससे क्या होगा, अदर रिसर्चर्स मे ट्राई टू बिल्ड थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन फॉल्स रिजल्ट्स। तो दूसरे जो रिसर्चर होंगे वो उसकी मदद से जो थ्योरीज और बनाएंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो उसके फॉल्स रिजल्ट्स पे करेंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट तो ठीक नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है टाइप 1 एरर, जिसमें रिसर्चर एक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है, जो कि एक्चुअली क्या होता है, ट्रू होता है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 एरर्स की। टाइप 2 एरर अकर्स, टाइप 2 एरर कब होता है, व्हेन अ रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज रियली फॉल्स। टाइप 2 एरर उस वक्त आता है जब रिसर्चर जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में नाकाम हो जाता है, जो कि एक्चुअली फॉल्स होता है। ठीक है। यानी रिसर्चर जो है उसको रिजेक्ट करने की बजाय, ठीक है, रिजेक्ट क्योंकि नहीं कर पाता, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो बेसिकली वो फॉल्स होता है। तो ये जो होता है, ये जो एरर है, ये एरर बेसिकली ये भी हो सकती है और ये टाइप 2 एरर होती है। इसका मतलब क्या है टाइप 2 एरर का? इट मीन्स दैट अ ट्रीटमेंट इफेक्ट रियली एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो था वो वाकई था, हो रहा था, लेकिन द हाइपोथेसिस टेस्ट हैज़ फेल्ड टू डिटेक्ट इट, कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ज़रिए जो है रिसर्चर नाकाम रहा इसको डिटेक्ट करने में। ये टाइप ऑफ एरर उस वक्त आती है, दिस टाइप ऑफ एरर, टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज रिलेटिवली स्मॉल। जब ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है वो बड़ा कम होता है। सो दैट इज द ट्रीटमेंट डज इन्फ्लुएंस द सैंपल बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट इज़ वेरी स्मॉल। ट्रीटमेंट जो है वो सैंपल के ऊपर तो इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा, जो इसका इफेक्ट है बहुत कम होता है, बहुत जो है स्मॉल होता है। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं कि अगर ये टाइप 2 एरर हो जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दैट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टाइप 2 एरर आर नॉट वेरी सीरियस। इन केस ऑफ टाइप 2 एरर द रिसर्च डेटा डू नॉट शो द रिजल्ट्स दैट द रिसर्चर हैड होप टू ऑब्टेन। किसमें होता है कि टाइप 2 एरर में रिसर्च डेटा जो है वो रिजल्ट्स जो है वो नहीं दिखाता, जो कि रिसर्चर को उम्मीद होती है कि ये रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है। क्योंकि रिसर्चर जो है वो फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में। इसलिए वो कह रहे हैं कि रिसर्च डेटा डू नॉट शो द रिजल्ट्स इन टाइप 2 एरर दैट द रिसर्चर हैड होप टू ऑब्टेन। तो ये स्टूडेंट्स हमने टाइप 2 एरर भी पढ़ ली, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। अब हम पढ़ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो है जो स्टैटिस्टिकल, इसमें जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसमें आती है टी टेस्ट। एक स्लाइड आपको पहले दिखाई थी, उसमें टी टेस्ट का जिक्र आया था। तो टी टेस्ट जो है ये इट्स अ वेरी यूजफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज फॉर कंपेयरिंग मीन वैल्यूज ऑफ 2 डाटा सेट्स ऑब्टेन फ्रॉम 2 ग्रुप्स। ये आपने याद रखना, टी टेस्ट हम उस वक्त लगाते हैं, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। ये 2 डिफरेंट डाटा सेट्स की जो मीन आती है उसको कंपेयर करने में हम इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर 2 ग्रुप्स होंगे
तो आप टी टेस्ट लगाएंगे। दो ग्रुप्स की मीन को कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। द कंपैरिजन टेल्स अस वेदर दीज डाटा सेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कंपैरिजन हमें बताता है कि ये जो डाटा सेट्स हैं वो एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट फर्दर टेल्स अस हाउ सिग्निफिकेंट द डिफरेंसेस आर। ये मज़ीद आगे हमें ये बताते हैं कि जो दो ग्रुप्स हैं उनके रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंट है। एंड इफ़ दीज डिफरेंसेस कुड हैव हैपेंड बाय चांस, क्या ये जो डिफरेंस आए हैं दो ग्रुप में, क्या ये बाई चांस आ गए, इतफाक से तो नहीं आ गया, यानी असल में नहीं है लेकिन उस रिसर्च में जो सैम्पल डाटा लिया गया या जो सेटिंग की गई उसके मुताबिक आ गया, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टी टेस्ट इंडिकेट्स वेदर और नॉट द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू ग्रुप्स most likely reflects a real difference in the population from which the groups are selected। तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जो टी टेस्ट की क्या है, ये हमें ये टी टेस्ट बताता है कि वेदर और नॉट द डिफरेंस, के डिफरेंस जो है दो ग्रुप्स की मीन में है या नहीं है, ठीक है। मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट्स अ रियल डिफरेंस, क्या वो वाकई जो है वो पॉपुलेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी यही डिफरेंस आएगा जहाँ से पॉपुलेशन से ही ये दो ग्रुप जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो ये बेसिकली टी टेस्ट जो है हमें ये बताता है। आगे बढ़ते हैं जी। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। अब हम ये बात करेंगे कि टी टेस्ट की टाइप्स जो है वो कौन कौन सी हैं। इसमें जो टी टेस्ट है जी, इसमें है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है हम उस वक्त लगाते हैं, it is used when there are two different independent groups of people। independent sample t test जो है ये उस वक्त यूज़ होता है जब हमारे पास दो different independent groups होंगे, groups of people होंगे, and the researcher is interested to compare their scores। और रिसर्चर जो है वो उनके स्कोर्स को कंपेयर करने में दिलचस्पी रखता है, ठीक है। फिर हम जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ करते हैं। सो इन दिस केस द रिसर्चर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑन ओनली वन ओकेजन। तो एक वक्त में रिसर्चर जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेगा जब उसने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ये उसकी टाइप ऑफ टी टेस्ट हम पढ़ रहे हैं। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जो है इसको हम रिपीटेड मेजर्स भी कहते हैं। पेयर्ड sample t test is also called repeated measures। Next point, it is used a researcher in interested in comparing changes in the scores of the same group tested at two different occasions। तो paired sample t test उस वक्त लगाया जाता है कि एक ही ग्रुप को जब टेस्ट करते हैं आप दो मुख्तलिफ मौक़ों पे, उनके जो स्कोर्स लिए जाते हैं उनमें जो चेंजेस आती हैं उसको कंपेयर करने के लिए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाया जाता है। यहाँ पे सेम ग्रुप है और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो टू डिफरेंट ओकेजन्स पे ली जाती हैं। तो ये पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जो है वो लगाने का मैंने तरीका जो है वो बता दिया कब लगेगा। अब इसकी हम बात करेंगे अजम्पशंस की। अजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट ये क्या होती हैं। पहली जो अजम्पशन है वो क्या है, द फर्स्ट अजम्पशन रिगार्डिंग टी टेस्ट कंसर्न्स द स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है इसके साथ इसका ताल्लुक है, जैसे कि इट मीन्स दैट इट इज़ अज्यूम दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मेजर्ड एट इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। इसका मतलब ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या तो वो इंटरवल स्केल के ऊपर है मेजर किया जा रहा है या रेशो स्केल पे किया जा रहा है। सेकेंड अजम्पशन जो है वो क्या है, द सेकेंड अजम्पशन मेड इज़ दैट ऑफ अ सिंपल रैंडम सैम्पल एट दैट द डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव randomly selected portion of the total population। दूसरी assumption ये है कि जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं तो डाटा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होता है, वो कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन से और रैंडमली सिलेक्टेड पोर्शन जो है ये टोटल पॉपुलेशन का लिया जाता है, ठीक है। दूसरी assumption ये है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है ये आपने यूज़ करनी है। थर्ड assumption क्या है, थर्ड assumption is that the data when plotted results in a normal distribution that is in bell shaped distribution curve।
तीसरी असम्पशन ये है कि डाटा जो है जब उसको ग्राफ उसका बनाया जाएगा व्हेन इट इज़ प्लॉटेड, तो रिजल्ट्स उसके क्या होंगे, इससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बननी चाहिए, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आपको मैंने दिखाई थी ना प्रीवियस लेक्चर में कि बेल शेप क्या होती है या नॉर्मल कर्व क्या होती है, ये वही है कि ये जो टी टेस्ट की असम्पशन है कि जनाब जो डाटा आपका होगा वो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो बेल शेप जो है वो आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो फोर्थ असम्पशन है वो क्या है, द फोर्थ assumption is that the observation that make up data must independent of one another, कि जो हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, ठीक है, डाटा से, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, ये नहीं कि वो एक इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है। दैट इज ईच ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। तो ये फोर्थ assumption है इसकी कि हर ऑब्जर्वेशन जो है या मेजरमेंट है ये इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए कोई किसी दूसरी ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट से। नाउ फिफ्थ assumption, द फिफ्थ assumption इज दैट अ रीजनेबली लार्ज सैम्पल साइज इज यूज्ड। फिफ्थ assumption ये है कि आप जो है वो रीजनेबली जो सैंपल लेंगे वो लार्ज लेने, बिल्कुल छोटा सैंपल ना लें आप। अ लार्ज सैम्पल साइज मीन्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट्स शुड अप्रोच अ नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व। इससे मुराद ये है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट जो है अगर उससे हम ग्राफ बनाएं तो वो नॉर्मल हो, नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द फाइनल assumption इज that is homogeneity of variance. The final assumption is homogeneity of variance. Variance will be homogeneous when the standard deviation of samples is approximately equal. ये homogeneous होगी, यानी homogeneous या variance जो है, variance उस वक्त homogeneous होती है जब standard deviation जो है samples के वो तकरीबन आपस में बराबर होंगे। तो ये हमने जनाब टी टेस्ट की assumptions पढ़ ली हैं, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वी हैव completed unit number 6 alhamdulillah। now what you have to do, you have to subscribe and share this video and please like the channel। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।